UPSC Civil Services Examination is one of the most prestigious exams in India. हर साल 10 lakh students appear for this exam. बट देखा जाए तो सिर्फ 200 बच्चे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. इनके अलावा बाकी सबकी जो सर्विस मिलती है वो IPS, IRS, फॉरेन सर्विसेज, वो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती. मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी बच्चा इस पेपर को लिखने की सपना देखता है वो IAS ही बनना चाहता है. तो ऐसा क्यों होता है कि सब लोग अच्छी कोचिंग लेते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, सब लोग इक्वली शार्प होते हैं, पर हर किसी का ये सपना पूरा नहीं होता. लोगों को अपनी सेकंड प्रेफरेंस की सर्विस से करना पड़ता है या बार बार ये पेपर देना पड़ता है. ऐसा क्यों? तो इस एग्ज़ाम का एक फ़िलॉसफी होता है और एक स्ट्रक्चर भी है, जिसके बेसिस पे तो अगर आपका स्टडी प्लान होगा तो अच्छा है, अदरवाइज आप एक लूप में फंस जाते हैं. आइए हम जानते हैं इस एग्ज़ाम की फ़िलॉसफी, स्ट्रक्चर मेरे साथ, क्योंकि मैं UPSC का इंटरव्यू दे चुका हूँ. 7 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और मैंने बहुत सारे रिप्यूटेड प्रोग्राम्स हेड किए हैं इस इंडस्ट्री में, जिससे मुझे ठीक समझ है. तो इस एग्ज़ाम की एक फ़िलॉसफी होती है, जो या तो आपके कोई ब्रदर या सिस्टर जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको इजीली बता देते हैं ऐसे ऐसे करो, या आपको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस पेपर में. ये भी हर केस में नहीं, कुछ केसेस में 6 साल 7 साल भी लग जाते हैं बच्चों को जानने में, या फिर आपको कोई मेंटर मिल जाए. अब UPSC की कोचिंग की जहाँ तक बात है तो फीस जो होती है वो 2 लाख के आसपास होती है. और बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि कोचिंग होने के बाद भी उनको यही नहीं पता होता कि हमें कोर्स में से एंशिएंट और मिडिवल कहाँ से करना है, हमें इस साल प्री देना भी है या नहीं, मतलब कि प्री तो दे दें, ऑप्शनल की तैयारी करें या नहीं, मेंस की तैयारी करें अभी से कि नहीं, इस साल सिर्फ ट्रायल अटेम्प्ट दे दे क्या, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं. सारा कुछ होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ, इतने पैसे भरने के बाद, रहने की कॉस्ट मिला लो तो अराउंड 5 लाख देने के बाद उनको ये नहीं पता कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऑप्शनल कौन सा लेना है, कब शुरू करना है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है. और सबसे मज़े की बात, इतनी फीस लेने के बाद भी अगर आप किसी कोचिंग में जाके बोल दो कि मैंने ये आंसर लिखा है करंट अफेयर्स के थ्रू, मैंने एक बार पढ़ा था, आप ये आंसर चेक करेंगे, तो इतनी फीस लेने के बाद भी कहीं से हेल्प नहीं मिलती. तो इस एग्ज़ाम में आखिर करा क्या जाए. इस एग्ज़ाम की जो फिलॉसफी है ना, वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी, पेशेंस और पर्सपेक्टिव, विच इज़ 3 P's, दीज विल बी टेस्टेड. और ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग का भी टेस्ट है, बट इन अ बैलेंस्ड अप्रोच. ये होना भी बहुत ज़रूरी है. सिर्फ आप में नॉलेज हो उससे ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा. आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उसके बावजूद भी आप कितने बैलेंस्ड पर्सन हैं, इस चीज़ का प्रिपरेशन है. ये फिलॉसफी है इस एग्ज़ाम की. UPSC ये नहीं जानना चाहता कि आपको क्या आता है. UPSC asks how you think. UPSC just doesn't want to ask what you know. It also wants to know how you think, कि बच्चे का सोच का प्रोसेस कैसा है. ये तो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता हो, बट आप खुद ही नेगेटिव पर्सन हो, फिर क्या होगा. तो इसलिए ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब है ये हाई रिस्क जॉब भी है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब भी है. तो अगर आपका थॉट प्रोसेस इस एग्ज़ाम से अलाइन नहीं होगा और उसी के थ्रू आपका एक स्टडी प्लान भी बनता है, तो वो जब तक नहीं होगा IAS बनना बहुत मुश्किल हो जाता है. अब इस एग्ज़ाम का एक स्ट्रक्चर होता है कि स्टार्टिंग में प्रीलिम्स होता है. प्रीलिम्स के थ्रू ये आपका नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं. मेंस में जो आपकी नॉलेज की डेप्थ है प्लस आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसके बाद जो आपका एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप उसमें लिखेंगे पेपर में, तो आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे करते हैं. तो सिर्फ नॉलेज होना इज़ नॉट इनफ. यू शुड बी हैविंग गुड डेप्थ, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड गुड एक्सप्रेशन. इन दी पर्सनैलिटी टेस्ट वो ये देखेंगे कि आप मेच्योर इनफ है या नहीं, एज एन आर यू रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक दिस होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके डिसीजन पे डिपेंड हो पाए.
तो ये तो इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होता है और इसके बाद रिजल्ट आ जाता है। बट आइडियली यही होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत फाउंडेशन तैयारी करें, एनसीईआरटीज़ पढ़ के, सिलेबस देख के, पीवाईक्यू देख के, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स और आंसर राइटिंग की तरफ जाएं, फिर प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन में करके आप प्रीलिम्स दो, फिर मेंस दो और फाइनली आप पेपर क्लियर कर दो। बट इस एग्ज़ाम में क्या हो रहा है जो इंस्टीट्यूट्स आपको नहीं बताते, आप प्रीलिम की तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद आपकी तैयारी ऑलराउंडेड नहीं होती है, तो कईयों का तो प्री ही नहीं क्लियर होता, वो मेंस तक जा ही नहीं पाते। फिर यहाँ पे अगला साल बाद आता है आपका प्रीलिम्स, पूरा एक साल निकल जाता है, उसमें बच्चे अपना डिसिप्लिन और मोटिवेशन खो देते हैं। इफ़ यू आर फेसिंग दिस सेम इशू प्लीज़ रीच आउट टू मी। बच्चे अपना डिसिप्लिन और मोटिवेशन खो देते हैं और वो इसी लूप में बार बार फंस जाते हैं, फिर अगले साल भी वो मेंस नहीं दे पाते, फिर अगले साल भी प्रीलिम नहीं होता। ऐसे करते करते 5 से 6 अटैम्प्ट चले जाते हैं एंड दे वेस्ट देयर यूथ। दूसरी कैटेगरी होती है कि प्रीलिम्स तो हो गया, मेंस जैसे तैसे करके दे आते हैं, पर उसमें भी कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि आपने तो टोटली वैसे तैयारी कर ली थी जैसे 800 बच्चों को एक साथ कराई जा रही थी इंस्टीट्यूट पे, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग तो तैयारी कराई नहीं गई, तो आप फंस जाते हैं एक साइकिल में। अब मेंस के बाद अगले एग्जाम में इतनी देर नहीं होती कि आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर पाए, तो वहाँ आपको एक हेल्प की ज़रूरत होती है। बहुत बच्चों को वो नहीं मिलती तो वो फंस जाते हैं। जब आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिस साल, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप यहाँ तक आ गए, बहुत चांसेस ये होते हैं कि अगले प्रीलिम्स तक की आपकी तैयारी अच्छी ना हो पाए, क्योंकि आप इंटरव्यू में ही बिजी होंगे। तो यहाँ पे आपको कोई बड़ा चाहिए समझाने के लिए कि आप प्लीज़ अगले प्रीलिम्स की भी तैयारी करो, ठीक है। तो अब इस एग्ज़ाम की गोल सेटिंग कैसे होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम की फ़िलॉसफी से अलाइंड हो जाए। तो अगर हमारे एग्ज़ाम की फ़िलॉसफी और हमारा स्टडी प्लान मैच होता है तो बेस्ट है, पर इसमें हमारा सबसे बड़ा गोल तो यही है कि हमें आईएएस बनना है। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमारी सारी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप गोल बना रहे हैं, सबसे पहले तो होना चाहिए क्यों बनना है। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक कागज़ पे लिखा होना चाहिए वाई आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस, कि मैं सोशल प्रेस्टीज चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहता हूँ, मैं जॉब सिक्योरिटी चाहता हूँ, मुझे अपनी ड्रीम्स अचीव करनी है, या ये मेरी चाइल्डहुड ड्रीम है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको फोकस रखेगी, मोटिवेटेड रखेगी। तो ये जब भी आप पढ़ने बैठें तो ये आपके टेबल के आगे जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे ये लगा होना चाहिए। ये चीज़ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखी रहे, ताकि आप उस टेबल से उठने का सोचें तो आपको ये याद आए कि मैं अपने ड्रीम से दूर जा रहा हूँ। अब जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो तो आईएएस बनना ही है। मंथली और वीकली गोल्स, ईयरली गोल्स, ये सब होने चाहिए। आपका ईयरली गोल जो है वो ये होना चाहिए कि फुल सिलेबस शुड बी कवर्ड, अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो, +2 रिविजन्स। अगर आपका दूसरा अटेम्प्ट है तो 5 रिविजन, ये तो मिनिमम होना चाहिए। अब मंथली और वीकली गोल्स भी आपके होने चाहिए। ये आपके मंथली गोल्स हैं। फॉर एग्जांपल इस मंथ का आपने माना हुआ है कि मैं GS2 कंप्लीट कर दूंगा, तो उसी के 4 पार्ट्स में बढ़ जाने चाहिए आपके वीकली गोल्स विद स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स, एंड इसी के बेसिस पे हमारा डेली एक्शन स्टेप्स भी बनेगा। अब ये जो आपके गोल होने चाहिए कैसे होने चाहिए, ये बहुत स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब डेली रूटीन में आप लिखेंगे 3 चैप्टर्स 2 चैप्टर्स, मतलब स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ये आज मैं करूँगा। मेजरेबल, यहाँ पे लिखा है ना 3 चैप्टर्स, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ द वर्क टू बी डन एंड ऑल्सो इन टाइम। दोनों चीज़ों में मेजरेबल आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अचीवेबल भी हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जान के इतना टफ गोल रख देते हैं और फिर हम सोचते हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता था कभी भी, तो हम खुद को माफ़ कर देते हैं कि जैसे कल मैं 1000 पन्ने पढ़ूंगा, पूरी लक्ष्मीकांत एक ही दिन में कर दूंगा। वो चीज़ें करनी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के लिए पॉसिबल नहीं होती। तो अगर वो अचीवेबल ही नहीं होगी ना, तो आपको कभी भी बुरा भी नहीं लगेगा कि यार मैं ये भी नहीं कर पाया, शर्म आनी चाहिए मुझे। इट शुड बी रियलिस्टिक, अगेन अचीवेबल से ही मैच होता है। और लास्टली टाइम बाउंड, ये नहीं होता कि सिर्फ एक शेड्यूल बना लिया, उसमें ये भी लिखो कि मैं कितने टाइम में ये करूँगा। रफली आपको 4 मिनट पर पेज रीड करने में लगना चाहिए। दिस इज़ अ
नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अब जो आपका पर्सनल स्टडी प्लान होता है, जब आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं, आप टेस्ट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उससे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। अगर आप लोगों ने स्टडी प्लान बनाना है या यू हैव टू सेंड मी योर वाई या डेली शेड्यूल, यू वांट मी टू रिव्यू इट, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अब एक चीज़ इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्सनल स्टडी प्लान हो, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। कोचिंग में क्या होता है ना, हर बच्चे को एक तरीके से पढ़ाते हैं। आज सब 800 बच्चे, एक पेज नंबर 1 निकालो, फिर अगले दिन हम ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। हो सकता है कि मुझे साइंस में इतने ध्यान देने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। अब हो सकता है कि मैं आर्ट्स से हूँ, तो मेरे को शायद से साइंस के 4 क्लासेस एक्स्ट्रा चाहिए हो। तो ये चीज़ कैसे फैक्टर इन होगी? अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी मेरे से हेल्प चाहिए, यू कैन रीच आउट। अब अगर आपका स्टडी प्लान अच्छा होना चाहिए, तो आपका स्टडी रूटीन भी अच्छा होना चाहिए। आपके कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल का सब्जेक्ट का राइटिंग, रिवीजन, ये सब कुछ आपके स्टडी रूटीन में होना चाहिए। अगर आपका स्टडी रूटीन अच्छा नहीं है, तो आपका रिजल्ट अच्छा होना नामुमकिन है। तो अगर आपको ये सब करना है, तो आपको एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रेस नहीं ट्रैक करेंगे तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो आईएएस की तरफ है या नहीं। प्रोग्रेस ट्रैकिंग करने के लिए हम एक प्रोग्रेस जर्नल बनाएंगे। जर्नल का मतलब ये होता है कि आप लेफ़्ट साइड पे लिखोगे कि टास्क है, और यहाँ पे टिक बॉक्स, ये टास्क हुआ, नहीं हुआ, टास्क हो गया, अगला टास्क नहीं हुआ, ऐसे करके, ताकि आपको एक दिन में पता चल जाए, आपका स्कोरिंग मिले कि मैंने 5 में से 2 काम किए हैं आज मैंने 5 आउट ऑफ 5 किया है। सी आप डेली एक एक पॉइंट जीतते रहिए, आप लाइफ में ज़रूर जीत जाएंगे। इफ़ यू आर ट्रैकिंग योर प्रिपरेशन जर्नी एंड इफ़ यू आर ट्रैकिंग द गोल्स, देन रेगुलरली रिव्यूइंग दिस विल स्ट्रेंथन एंड विल गिव यू एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, जो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ाएगा। और मैं आपको ये बहुत दिल से बता रहा हूँ कि जो बच्चा कंसिस्टेंट है ना, वो तो ये एग्ज़ाम निकाल सकता है, पर जो टैलेंटेड है उसका कोई श्योरिटी नहीं है। कंसिस्टेंट वाला 100% ये एग्ज़ाम निकालता है। अब कुछ ऐसी गलतियाँ भी हैं जो करेंगे तो ये एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकलता है। पहला तो ये है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज हो, कोई आप बहुत सारे सोर्सेज पढ़े जा रहे हैं, दिमाग नहीं भर रहा है पर बुक शेल्फ भर चुका है, तो दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। इससे कन्फ्यूजन होती है। मार्केट में इतनी किताबें मिल रही हैं, जब भी ओल्ड रजिंदर चले जाओ तो वहाँ पे एक नई किताब आ जाती है। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि हम रिवाइज नहीं करते। हम तो ये सोचते हैं कि भैया हमने एक बार देख लिया, हमें याद आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो अटेम्प्ट है वो ख़राब होना लाजमी है। फिर डिले आंसर राइटिंग, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंसर राइटिंग से लेना देना ही नहीं होता। वो कहते हैं यार मैं तो लिख लूँगा, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिस इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एग्ज़ाम रेडीनेस। अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, वहाँ पे एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू राइट एन आंसर इन 6-7 मिनट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी थ्रू द ईमेल आईडी और व्हाट्सएप गिवन ऑन द स्क्रीन। You can get in touch with us and get your own personalized mentorship plan by coming in contact with me. यहाँ पर जो आपका प्लान होगा वो आप ही के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा, ना कि कोई इंस्टीट्यूट द्वारा आप पर थोपा जाएगा। तो जोन सा सब्जेक्ट आप पहले करना चाहते हैं, किस शेड्यूल में आपको पढ़ना चाहिए, किस टाइमिंग्स में क्या रिवाइज करना चाहिए, कौन से नोट्स फॉलो करने चाहिए, अगर ऐसी किसी भी चीज़ की आपको गाइडेंस चाहिए या फिर ऐसा पर्सनलाइज्ड कोचिंग या मेंटरशिप चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।